ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वी डिस्कस्ड रिकॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, जो एएस में पढ़ा हुआ होता है रिएक्शन काइनेटिक्स में, वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एक दो बार जो है ना वो मैक्सवेल पे उसने क्वेश्चन डाला हुआ है पूरा। वो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एएस में आता है ना, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीक पे क्या फर्क पड़ेगा, और एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन है, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, और ये सब भी आपको याद होने चाहिए, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, और ये किस तरह से रेट ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर हमने A2 पे हम फोकस्ड हो गए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि भाई कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखने के लिए अब जरूरी नहीं है कि हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो। अगर कोई रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से, अगर रिएक्टेंट इज अ जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, तो चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। however if a reactant has first order with respect to that particular reaction, so increasing the concentration will increase the rate of a reaction. If we are doubling the concentration, the rate of a reaction will get doubled, 2 times बढ़ जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज हमने क्या देखी थी, अगर उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से अगर ऑर्डर थर्ड थर्ड ऑर्डर है अगर, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम डबल करेंगे तो रिएक्शन जो है वो, सॉरी थर्ड ऑर्डर नहीं, सेकंड ऑर्डर अगर है, मतलब 3 ही ऑर्डर हो सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से, या तो जीरो ऑर्डर हो सकता है, या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, या सेकंड ऑर्डर हो सकता है। तो सेकंड ऑर्डर में हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने उसके लास्ट क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था ना, वो था ग्राफ्स का। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर मैं दो तरह के हमने ग्राफ बनाए थे, अगर मैं या तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ, तो उसके हमने देखे थे कि 3 शेप्स हो सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट के, या तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगा, या फिर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। अगर अगर जीरो ऑर्डर है तो इस तरह से होगा, अगर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर है तो कर्व बनेगा। तो वो कर्व वाली जो चीज थी ना, वो थोड़ी सी अब कंफ्यूजिंग थी कि भाई सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में दोनों में कर्व बन रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आइडेंटिफाई करने का कोई भी तरीका नहीं था हमारे पास। फिर हमने देखा था कि हम एक और तरह के ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाए कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट जिसका हम ऑर्डर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वर्सेस रेट, मतलब उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है, और उसका ग्राफ प्लॉट कर लें कि ट्रेंड कैसा होगा उसका। तो वो 3 तरह के ट्रेंड आए थे, या तो रेट चेंज ही नहीं होगा तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, या तो रेट जो है वो इस तरह से चेंज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, या फिर रेट जो है वो इस तरह से इंक्रीज होगा नॉन लीनियरली कर्व बना के, तो वो फिर सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाली चीजें देखी थी। अच्छा, उससे पहले हमने 2 एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए इनिशियल रेट मेथड जो था, देखो एक तो कंटिन्यूअस मेथड है, एक इनिशियल रेट मेथड है। इनिशियल रेट मेथड ये वाला है जिसमें हमने रेट को प्लॉट कर रहे होते हैं, और कंटिन्यूअस मेथड जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें टाइम आ जाता है ना एक्स एक्सिस पे, वो कंटिन्यूअस मेथड है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रिएक्शन, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद, या 10 मिनट बाद। सही है। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास फिर आ जाता है काइनेटिक्स एंड रेट मैकेनिज्म। तो काइनेटिक्स एंड रेट मैकेनिज्म में हमें कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म प्रेडिक्ट भी करने होते हैं, और 3 रिएक्शन ऐसे हैं जिसके मैकेनिज्म हमें याद भी रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 SN2 पढ़ा था। अभी हमारे पास जो है वो विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन 2 ही रिएक्शन मैकेनिज्म है जो आप एएस में पढ़ते हो, SN1 एंड SN2। इसके अलावा हमारे पास एक आयोडोप्रोपेन वाला रिएक्शन आ जाएगा, जो कि हमें ना वर्ड टू वर्ड याद रखना है विद रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके ऑर्डर्स। तो वो रट्टे वाला काम है, थ्योरेटिकल काम है, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जितनी भी चीजें अभी हमने पढ़ी है ना, तो हमने मेजर चंक इस चैप्टर का ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ। अब जो बचा है ना, वो थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, वो समझ आए ना आए उसको रटना है। लेकिन अभी तक जो पढ़ा था ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम है जिसमें आपको दिमाग यूज करना है। तो आज जो है ना हम क्या करेंगे, चलते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, इसकी वर्कशीट में क्वेश्चन ना अच्छे खासे डले हुए हैं, तो और वैरायटी भी बहुत ज्यादा है इसकी।
तो आपने कोई भी क्वेश्चन ना मिस नहीं करना है, मतलब सारे ही प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी लिए हैं इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट डी है ना, ये करना है अभी। पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप या बल्कि स्लोएस्ट स्टेप लिखो ना, सबसे छोट, सबसे हल्का स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना टेढ़ा है। आता तो ये है इस तरह का क्वेश्चन, और आते कम मार्क्स का है, लेकिन ये थोड़ा सा ना टेढ़ा होता है। इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है, ज्यादा केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं लगेगी, दिमाग लगेगा इसमें। इसमें कह रहे थे इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ClO2 एंड F2 इज शोन। और रिएक्शन के बाद उसने ना रेट इक्वेशन दे दी है, और रेट इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जितने भी रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट से रिएक्शन का क्या ऑर्डर है। जैसे ClO2 का कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ पावर में, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट से भी फर्स्ट ऑर्डर है। मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन हैज 2 स्टेप्स। अब ये जो रिएक्शन इक्वेशन दी हुई है, ये तो उन्होंने कंप्लीट इक्वेशन दी हुई है ना, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब ClO2 और F2 डायरेक्टली जो है वो ClO2 और F नहीं बना रहे। क्या पता पहले फ्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा, फिर ClO2 के साथ जाके जुड़ेगा। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, उसमें बोला हुआ है। और वो कह रहा है कि 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो इसमें से एक स्टेप स्लो स्टेप होगा, जिसमें आपके पास दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि दोनों के अगर दोनों रेट इक्वेशन में अपेयर हो रहे हैं, मतलब उनका ऑर्डर 0 नहीं है। और जो रिएक्टेंट स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं वो ही रेट इक्वेशन में आते हैं। जो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फास्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे वो रेट इक्वेशन में नहीं आते। मतलब कुछ रिएक्टेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि स्लो स्टेप में भी इन्वॉल्व है और फास्ट स्टेप में भी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर तो वो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है तो वो रेट इक्वेशन में आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। समझ आई ये बात? तो ये कह रहा है suggest equation for the 2 steps of this mechanism stating which of these steps is the rate determining step। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इनमें से वो वाला स्टेप होगा जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट हो, क्योंकि दोनों का फर्स्ट ऑर्डर है। देखो मेन इक्वेशन है ClO2 से F2 और ClO2F बन रहा है, ये मेन इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको जो है ना करने का तरीका देखो, इसमें फिलहाल केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं लगेगी, बस पजलिंग है, आपने पजल करना है। अब इसको करने का तरीका बेसिकली क्या होता है? तरीका तो कोई नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा ये। देखो फाइनल प्रोडक्ट जो हमने बनाना है ना, वो मैं सेकंड स्टेप में चलो लिख देता हूँ, वो बनाना है ClO2 है, फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनाना है ना। और इनमें से जो भी स्लो स्टेप है उसमें दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। अब जरा कुछ लगाओगे दिमाग, बताओगे क्या हो सकता है? एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं इसकी, जरूरी नहीं है कि सबने एक ही बनानी है। देखो इनिशियल रिएक्टेंट हमारे पास ClO2 है और F2 है।
देखो ऐसा हो सकता है कि अब मुझे बनाना हर हाल में जबरदस्ती दो स्टेप्स में इसको बनाना है। तो पहले स्टेप में फाइनली ClO2, आप पहले स्टेप में ClO2F नहीं दिखाना, वो आप दिखाना सेकंड स्टेप में। आप पहले स्टेप में कुछ और दिखाओ, मतलब पहले स्टेप में आप जो भी चीज दिखा रहे हो उसको सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट बना देना। अरे क्या मजा आ गया। देखो फर्स्ट स्टेप में आपने जो भी प्रोडक्ट बनाना है ना यहाँ पे, उसको पहले सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट जरूर बनाना, क्योंकि वो आगे फिर यूज हो रहा है। मैं तुम्हें ऐसे तरीका पजलिंग बता रहा हूँ कि कैसे करना है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उठा के सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट में लिख दो। अच्छा, जो रिएक्टेंट्स है ना वो एक ClO2 है और F2 है। तो स्लो स्टेप आप जो भी लोगे उसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स आने चाहिए। लेट से मैं कह देता हूँ कि हमारा क्या कहते हैं, पहला स्टेप जो है उसमें ClO2 और F2 रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनको जो भी रिएक्टेंट लिए ना आपने, आप मैंने क्यों लिए ये दोनों ClO2 F2, क्योंकि मैं स्टेप वन को ना स्लो स्टेप कहने जा रहा हूँ। अब आप जरूरी नहीं है आपका स्टेप वन ही स्लो स्टेप हो, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट स्टेप को स्लो स्टेप कर दो तो बेस्ट हो जाता है। तो इसको मैं फर्स्ट स्टेप को स्लो स्टेप कह रहा हूँ, क्योंकि जो स्लो स्टेप होगा वो रिडिटर्मिनिंग स्टेप होगा। दिस इज स्टेप वन। अच्छा, स्लो स्टेप में जो मैं रिएक्टेंट लूंगा वो सिर्फ वही वाले रिएक्टेंट लूंगा जो कि रेट इक्वेशन में है। रेट इक्वेशन में ClO2 भी और F2 भी है। और जो मैं उस स्टेप से प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, तो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को मिला के लिख दो, जैसे खिलौने नहीं जोड़ देते, लेगोस जोड़ देते हैं ना, वैसे जोड़ के लिख दो उसको ClO2F2। ये डिफरेंट है फाइनल प्रोडक्ट से। और ये ही दूसरे स्टेप में एज वन ऑफ द रिएक्टेंट को इस्तेमाल कर लो। अब दूसरा रिएक्टेंट मैं यहाँ पे क्या लूं, मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट में तो ClO2F बनाना है, ये भी फिक्स है। तो दूसरा हम देखो, अब ClO2F2 मैंने ले लिया। अब इसमें हमने ना एक फ्लोरीन निकालना है। अब वो अच्छा, पहली जो इक्वेशन है ना वो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई है, ClO2F2। तो ये बन गया हमारे पास ClO2F2। सेकेंड इक्वेशन में मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ कि मैं सेकेंड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वो क्या लूं। सेकेंड इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या कहते हैं, या बल्कि जल्दी से कुछ बताओ ना, कुछ अपनी ऑप्शन दो तो फिर मैं करूँ। देखो इसमें ना थोड़ा सा मोल्स का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे जो है ना ये 2 मोल ऑफ ClO2F2 बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट में। तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो मैंने बनाया नहीं है ClO2F2, तो मुझे दो यहीं पे बनाना है। और यहाँ पे दो बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि 2 ClO2F2 दो आ जाए मेरे पास। तो देखो अगर मैं ClO2F2 और ClO2F2 दोनों को आपस में रिएक्ट करा दूं, अभी केमिस्ट्री नहीं, इसमें केमिस्ट्री के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये रिएक्ट कैसे होंगे और ये है क्या ClO2F2। बस आपने पजलिंग करनी है इसकी, दैट्स इट। तो इसमें से हमारे पास फिर एक F और एक F एक्स्ट्रा बन गया ना, चार है वहां पे। तो फिर दो मैं यूं करके निकाल दूंगा अलग। आई बात समझ। या फिर मैं ना एक काम और कर सकते हैं।
देखो इसकी जगह मैं एक ClO2 ले लूं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में अगर हमने अपना रूल ये बना रहे हो कि मैं फाइनल प्रोडक्ट में ClO2F के अलावा कुछ लेकर ही ना आऊं। अब देखो, अब मुझे मोल भी बैलेंस हो गया, 2ClO2 हो गया और F2 भी 2 हो गया। दोबारा समझाऊं? सलमान, इज्जत, अशर, यस सर। जी सर। क्या मतलब दोबारा समझाऊं या समझ आ गया? दोबारा समझाएं। देखो, तो हम ना अपना एक रूल बनाते हैं, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री तो हमने लगानी नहीं है, हमने ना इसमें बस देखो यही ऐसे ही ना हम रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो बहुत एक सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना SN1 SN2, फिर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ, फिर आपने AS में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी पढ़ा था, फिर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पढ़ा था, अभी A2 में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे। तो वो रिएक्शन अब देखो होता हुआ तो नहीं दिख रहा ना, मॉलिक्यूल आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, SN1 SN2 में भी नहीं दिख रहा था, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी नहीं दिख रहा था। तो ये हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब पजलिंग करके देखते हैं, और आपको वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की पजलिंग तो वो देगा ही नहीं A2 में, इस तरह के सिंपल रिएक्शन देगा। अब देखो हम अपना रूल ये बनाते हैं कि इनमें से एक स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा और एक फास्ट स्टेप होगा। तो मैंने अभी से जो है ना स्टेप 1 को स्लो स्टेप डिक्लेयर कर दिया, और जो भी स्लो स्टेप होगा उसमें जो रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट आए हुए हैं वो दोनों के दोनों आपने लिखने ही लिखने हैं हर हाल में, और उसका जो प्रोडक्ट है वो आपने बस मिला के इस तरह से लिख दो, ऐड कर दो, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में वो 2 सॉल्ट्स टू मेक बफर वाले में नहीं कर रहे थे। फिर लॉजिक नहीं लगाओ कि भाई ये किस तरह से F2 के साथ कंबाइन हो गया, क्या ये इसकी केमिस्ट्री ऐसे पॉसिबल है भी या नहीं। तो हम लोग केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ पजल देख रहे हैं इसका कि ये इस तरह से दो अलग अलग हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमें ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट तो यील्ड करना है ना, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें 2 मोल ऑफ ClO2F2 दिया हुआ है, ये तो चाहिए चाहिए हर हाल, और उसके अलावा और तो कुछ नहीं दिया हुआ फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं रिएक्टेंट में क्या रखूं? अब देखो रिएक्टेंट सेकंड स्टेप के रिएक्टेंट में फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से तो आगे कहानी बढ़नी है ना, वरना फर्स्ट स्टेप होता ही क्यों। तो मैं उसमें फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सेकंड स्टेप के फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट रख दिया। अब मैं इसमें और ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि राइट साइड पे जो चीज मैंने लिखी है बस वो बन जाए, बस इतना करना है आपने। तो ऐसी क्या चीज मैं और ऐड करूं उसमें कि जो राइट साइड पे मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है ना इक्वेशन से देख के किसी तरह वो बन जाए। अब देखो ClO2F2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 मोल, तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक ClO2 ऐड कर दो, तो ये ClO2 तो 2 हो जाएंगे ना सारे, और F राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो अच्छा ये मैंने 2 एक एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, फाइनल प्रोडक्ट में जो है ClO2F है सिर्फ। राइट हैंड साइड पे फ्लोरीन 2 हो गए और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 2 थे। अभी कुछ समझ आया? अभी ऐसे और भी क्वेश्चन आए मैं करवाता हूँ कल। इज्जत, सलमान, अशर, समझ आई अब थोड़ी क्लियर हुआ? जी सर। आगे बढ़ते हैं चलो। अच्छा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय कंसीडरिंग द रेट इक्वेशन एक्सप्लेन बाय द रेट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर, शायद पहले भी किया था। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि बाय कंसीडरिंग द रेट इक्वेशन, और ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, आता रहता है।
तो रेट इक्वेशन में तो टेम्परेचर है ही नहीं ना, बेसिकली टेम्परेचर जो है ना के अंदर छुपा हुआ है। तो वो कह रहा है रेट इक्वेशन को यूज करते हुए बताओ। तो रेट इक्वेशन को मैं क्या यूज करूंगा, मैं बोलूंगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से के इंक्रीज होगा, और जब के इंक्रीज होगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, है ना। रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू बड़ी रखोगे तो रेट की वैल्यू बड़ी आएगी। सही। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये हमने ना प्रैक्टिस करते वक्त करा था, लेकिन पास पेपर का डायरेक्ट शायद नहीं करा था। इसके पार्ट डी में, अच्छा जो क्वेश्चन हम लोग ना पार्ट्स पार्ट्स में कर रहे हैं, अब आधा पार्ट हमने इस क्वेश्चन का पहले कर लिया था, आधा पार्ट जो है अभी हम कर रहे हैं। इसमें कह रहे थे रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा आप होमवर्क में ना दोबारा से पूरा पूरा क्वेश्चन करोगे। इसमें कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई वाज स्टडीड, द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेप इज प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जनरल रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज फॉलोज। अच्छा स्टेप 1 इज अ स्लोअर स्टेप इन द मैकेनिज्म। अब स्टेप 1 स्लोअर स्टेप है, ठीक है। रिड्यूस द वैल्यूज ऑफ m एंड n, मतलब m और n क्या ऑर्डर है, x का ऑर्डर और y का ऑर्डर। जो स्लो स्टेप है वो स्टेप 1 है। चलो अब बताओगे कि y का ऑर्डर, पहले बता दो y का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या y स्लो स्टेप में है? नहीं है ना। तो y के रिस्पेक्ट से ऑर्डर क्या होना चाहिए? जीरो। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। मतलब y रेट इक्वेशन में आएगा ही नहीं, उसने तो रेट इक्वेशन में ऑर्डर थोड़ी ना लेके आए, उसने तो बोला है कि ऑर्डर बताओ। तो y तो रेट इक्वेशन में फिर आएगा ही नहीं। x के रिस्पेक्ट से ऑर्डर कैसे निकालोगे? देखो x जो है वो मेन इक्वेशन आपकी ये है, ऊपर वाली 2x प्लस वाई आपको z दे रहा है। अच्छा x की कंसंट्रेशन बेसिकली डिपेंड कर रही है v पे ना। अगर मैं आपसे पूछूं ना तो फाइनल प्रोडक्ट है z, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ v एंड कंसंट्रेशन ऑफ y। अब v तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ना इनिशियल में ना फाइनल में ना रिएक्टेंट में था ना प्रोडक्ट में। मतलब v तो एक इंटरमीडिएट है, तो जो इंटरमीडिएट होता है ना उसको तो मैं वैसे ही निकाल के हटा देता हूँ। तो v को मैं कैसे v की जगह, v जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x की कंसंट्रेशन पे, और x की पावर 2 पे, क्योंकि 2 मोल लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो z में v की जगह पे फिर मैं x की पावर 2 रख दूंगा। और y, अगेन y को मैंने जीरो ले लिया, उसका जीरो लेने का रीजन ये क्योंकि वो स्लो स्टेप पे इन्वॉल्व ही नहीं है, और x के ऊपर आ रही है पावर 2, तो इट मींस के वो x के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है। सही है सलमान। अच्छा वो जो था ना वैसा एक क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी है, वो भी करेंगे। मुझे जरा एक क्वेश्चन करवाना है नहीं वो।
ये हमने करा था क्वेश्चन पहले। यस सर। करा होता सलमान, याद है ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ था? सर आई थिंक मैंने उस दिन क्लास अटेंड नहीं की थी। सॉरी। सर आई थिंक मैं उस दिन क्लास में नहीं आया था। अच्छा चलो कर लेते हैं दोबारा। अच्छा इस क्वेश्चन में कह रहा था फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन पुट फॉरवर्ड फॉर दिस रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन हुआ है, उसकी मेन इक्वेशन जो है ना वो ऊपर आपको गिवन है तेरी। इसका वो आपसे कह रहा है शो हाउ द ओवरऑल स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन 1 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द थ्री इक्वेशन फॉर द इंडिविजुअल स्टेप्स गिवन अबव। तो इसमें हम लोग जो ओवरऑल इक्वेशन बनाते हैं ना, तो सारे रिएक्टेंट ऐड कर देंगे और सारे प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे जो चीजें कॉमन होंगी ना लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे, उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट हैंड साइड पे दो एनओ है, एनओ प्लस एनओ, और नीचे वाली इक्वेशन में H2 है और O है, और फिर H2O है और N2O है। और राइट हैंड साइड पे क्या क्या दिया हुआ है, N2O प्लस O पहली वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली इक्वेशन में H2O, और लास्ट इक्वेशन में N2 और H2O। तो इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, देखो जो लेफ्ट और राइट पे कॉमन कॉमन चीज है ना, जो उनको कैंसिल आउट कर दो। जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे O है, राइट हैंड साइड पे भी O है, कैंसिल कर दो। इसी तरह और क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे N2O है, राइट हैंड साइड पे भी N2O है, उसको भी कैंसिल कर दो। और अब जो बचा है वो लिख दो। अब ये NO NO दो NO है ना, तो 2 मोल ऑफ NO लिख दो। फिर दो H2 बचे तो 2 मोल ऑफ H2 लिख दो। राइट हैंड साइड पे हमारे पास H2O भी दो हैं, तो 2 मोल ऑफ H2O लिख दो। और N2 एक है, तो 1 मोल ऑफ N2 लिख दो। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट वाटर जो है वो उसने मेन इक्वेशन में गैस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टीम बना होगा, और N2 भी गैस। समझ आई, आसान सी बात। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है सजेस्ट विच ऑफ द थ्री रिएक्शंस इन द मैकेनिज्म इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो देखो इसकी हमने ना इसी रिएक्शन की ना रेट इक्वेशन भी निकाली थी। रेट इक्वेशन में हमने ऑर्डर निकाले थे। बस ये क्योंकि गैसेस है, इसकी कंसेंट्रेशन के बजाय उसने ना प्रेशर लिया हुआ, ले सकता है प्रेशर। तो मैं कौन से दो एक्सपेरिमेंट यूज करके, अगर मुझे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से ऑर्डर निकालना है और दूसरा रिएक्टेंट है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसके रिस्पेक्ट से ऑर्डर निकालना है, तो पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से अगर ऑर्डर निकालना है तो मैं ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिसमें हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन तो चेंज हो रही हो लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की चेंज ना हो रही हो। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और 3, उसमें 1 और 3 में हाइड्रोजन जो है वो 0.64 से 0.32 कर दिया है। इसको पावर लगा देते हैं, n इज इक्वल टू 0.32 पे रेट कितना था, 7.5 एक्सपोनेंट -8, और 0.64 पे मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना था, 1.5 एक्सपोनेंट -7। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब जब मैं 7.5 एक्सपोनेंट -8 डिवाइडेड बाय 1.5 एक्सपोनेंट -7 करूंगा तो ये वैल्यू एग्जैक्टली आती है 0.5, और 0.32 डिवाइडेड बाय 0.64 करूंगा तो ये एग्जैक्टली वैल्यू 0.5 आती है। दिस इज 0.5 पावर n, और राइट हैंड साइड पे भी 0.5 बन रहा है। अब इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, बेसिस सेम है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब H2 के रिस्पेक्ट से, H2 चेंज हो रहा था ना, तो H2 के रिस्पेक्ट से ये रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर।
समझ आई बात? अब यही काम आपने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए भी करना है। उसके लिए कौन से एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही हो लेकिन हाइड्रोजन की ना हो रही हो, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। उसमें NO की कंसंट्रेशन 1.6 से 0.8 हो गई है। एक्सपेरिमेंट 2 में जो रेट है वो है 3.75 एक्सपोनेंट -8 डिवाइडेड बाय 1.5 एक्सपोनेंट -7, और जो कंसंट्रेशन है उसमें पावर n लगा। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। देखो ये आप ओरली भी कर सकते हो, जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वर्किंग करोगे तो तुम गलत नहीं करोगे कभी, ये एक श्योरिटी है। तो राइट हैंड साइड पे 0.25 बन रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे 0.8 डिवाइडेड बाय 1.6 ये बन रहा है 0.5। अब इसमें बेसिस सेम नहीं है, मुझे बेसिस सेम करनी है पहले। और बेसिस सेम हम कैसे करेंगे भाई? 0.5 को अगर मैं 0.25 है ना, तो 0.25 पे मैं अगर 0.5 पे अगर मैं पावर 2 ले लूँ ना तो 0.25 बन जाता है। देखो ये 0.5 है और 0.25 की जगह अगर मैं 0.5 स्क्वायर ले लूँ तो वो 0.25 के बराबर है। मुझे किसी तरह बेसिस सेम करनी थी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर। समझ आई बात सलमान? जी सर। तो जब मैं रेट इक्वेशन लिखूंगा उसकी, तो रेट इक्वेशन में के और H2 की रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है और NO की रिस्पेक्ट से सेकेंड ऑर्डर है। तो रेट इक्वेशन में हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट आ रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट पार्ट में उसने पूछा था कि suggest which of these three reaction in the mechanism is the rate determining step। तो देखो जो स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 से अगर मैं रेट निकालूं तो वो बेसिकली क्या बनता है? NO और NO, यही दो है। तो ये तो NO की पावर 2 बनेगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन तो आ नहीं रहा, तो ये रेट इक्वेशन नहीं बन रही है पूरी। तो रेट इक्वेशन इस एक्सपेरिमेंट की है जिसमें NO पे तो ऑर्डर 2 है लेकिन H2 पे भी तो ऑर्डर 1 है, तो ये तो स्टेप 1 तो नहीं बन रहा। हाँ, अगर मैं स्टेप 2 को देखूं, स्टेप 2 में जो रेट है वो रिएक्टेंट उसमें क्या है? H2 और O। अब O तो है ही नहीं हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट में, तो O को मैं रिप्लेस करूंगा। O को कहाँ से रिप्लेस करूंगा? अगर स्टेप में देखो O बना है, तो O किस वजह से बना है? 2 NO की वजह से। मतलब O जो है इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ 2 NO। 2 NO मतलब NO की पावर 2। तो H2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो O है ना, क्योंकि वो किसी मेन रिएक्टेंट में नहीं है, तो मुझे उसको रिप्लेस करना है। उसको रिप्लेस मैं कैसे करूंगा? NO की पावर 2 से। जो रिलेशनशिप बना है सेकंड स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से, सॉरी। तो हाँ, ये रेट इक्वेशन एग्जैक्टली वही बन रही है जो कि हमने निकाली है ऊपर। तो मतलब जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो कौन सा है? स्टेप 2। तुम चाहो तो स्टेप 3 को भी यूज करके देख लो, उसमें N2O भी आ जाएगा रिएक्टेंट में। अब N2O तो है ही नहीं मेन इक्वेशन में, और N2O यहाँ पे बना है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टेप एक ही स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो, स्टेप 3 भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो सकता है, करके देखना पड़ेगा। देखो जो स्टेप 3 है, उसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट है, H2 और N2O। अब प्रॉब्लम ये है कि N2O मेन इनिशियल रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो मुझे उसको रिप्लेस करना है। उसको रिप्लेस कहाँ से करूंगा? देखो N2O इससे पहले वाले स्टेप में कहाँ बन रहा है? इसके से पहले वाले स्टेप में बन रहा है स्टेप 1 में। तो N2O जो है ना बेसिकली वो खुद डिपेंड कर रहा है N2O की कंसेंट्रेशन
स्टेप 1 के रिएक्टेंट पे जो कि 2 NO है, तो N2O की जगह मैं NO लिखूंगा। NO2। तो अब ये देखो एग्जैक्टली वही इक्वेशन बन रही है जो हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट ऑफ अ रिएक्शन के H2 और NO2। तो स्टेप 3 भी जो है वही इक्वेशन बना रहा है, तो मतलब स्टेप 3 भी जो है ना वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। सर स्टेप 3 वाला फिर से समझाएं। देखो स्टेप 3 में आपके पास रिएक्टेंट में H2 है और N2O है। अब H2 तक तो बात सही है क्योंकि H2O मेन इक्वेशन में रिएक्टेंट है, लेकिन N2O तो नहीं है ना मेन इक्वेशन में रिएक्टेंट। N2 फर्स्ट स्टेप में आ रहा है ना, तो उस वजह से 2 NO वहां से आ नहीं, गए तो वो NO स्क्वायर बन हाँ गया। तो ठीक है, वहां से समझ गया। N2O को रिप्लेस करा फर्स्ट स्टेप से, तो वो बन गई NO2। और जो मेन इक्वेशन रेट रेट इक्वेशन ही बन रही है हमारे, मतलब स्टेप 3 से भी रेट इक्वेशन बन रही है, तो स्टेप 3 भी रेट और डिटरमिनिंग स्टेप स्टेप है। अब आपकी 2 मर्जी है, से आपने भी। स्टेप 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। उसने पूछा था विच ऑफ द 3 रिएक्शन इन द मैकेनिज्म इज, नहीं बल्कि विच ऑफ द 3 ना, तो मतलब दोनों ही लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, लेकिन इसके जो मार्क्स दिए हुए हैं वो एक के ही दिया हुआ है, तो एक ही लिख दोगे, एक ही लिखोगे बल्कि, क्योंकि विच ऑफ द 3 रिएक्शन इन द मैकेनिज्म इज, मतलब कोई एक लिखना है इसमें से। आप स्टेप 2 भी लिख सकते हो और स्टेप 3 भी लिख सकते हो। और आंसर में एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? देखो ये वर्किंग 2 लाइनें दी हुई है, दो लाइनों की वर्किंग तो नहीं है, लेकिन आपने जो फाइनल आंसर अगर स्टेप 2 निकाला है, तो आप स्टेप 2 की से जो हमने करा है ना ये वाला काम, जो ये वाला काम किया, तो बस ये वाला लिखोगे। अगर स्टेप 3 डिटरमिनिंग स्टेप लिख रहे हो, तो ये जो काम नीचे किया हुआ है ना ये वाला, तो यही लिखोगे बस यहाँ पे। तो फिर स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सर तो हम ये नहीं लिख सकते जैसे कि N2O is directly proportion with NO स्क्वायर। हाँ यही लिखेंगे, मतलब ये जो पूरा मैंने सर्किल किया है पूरी चीज लिखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप 1 तो नहीं आ रहा था ना, तो स्टेप 1 को नहीं बताना, या तो स्टेप 3 बता दो या स्टेप 2 बता दो। अब इतनी जगह नहीं है कि तुम स्टेप 1 भी यहीं पे करके दिखाओ 2 लाइनों में और फिर बोलो कि ये डिटरमिनिंग स्टेप नहीं हो सकता। चलें आगे। एक क्वेश्चन ना मुझे वो जैसा अभी पहला क्वेश्चन करा था ना वैसा एक क्वेश्चन और है, वो कराना है, मिल क्यों नहीं रहा। ये तो कर लिया हमने।
यस दिस वन। अब जरा ये मुझे बताओ तुम लोग खुद करके, रूल बताया था ना अभी, द फर्स्ट रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड F2, मतलब जो रेट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये जो उसने स्टेटमेंट लिखी है, द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड F4, तो इसकी रेट इक्वेशन ये बनेगी, ओके, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO and first order with respect to F2. Suggest equation for the two steps of this mechanism stating which is the rate determining step. अभी जरा बताओगे, देखो 2 स्टेप में लिखना है इसको, 2 स्टेप में ही कहता है, इससे ज्यादा नहीं कहता। जो फर्स्ट स्टेप होगा और सेकंड स्टेप बताओगे जरा क्या करना है, जैसे अभी सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना आज की क्लास का, वैसा है। सलमान, अशर, जल्दी से। सर ये शुरू में तो NO प्लस F2 देखो एंड मैंने तुम्हें NO बोला है कि F2 बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप को तो आप स्लो स्टेप ही कंसीडर वो करो। तो सही है, वो उसको हाँ, कंसिडर कर लिया। रेट इक्वेशन में आपके पास जो 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, कॉपी कर लिए। F2, तो उसको उसको नीचे सेकंड स्टेप में नीचे लेके आ जाओ। हाँ नीचे भी उसको रिएक्टेंट में यूज करना है। लेकिन स्टेप का ये जो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो इक्वेशन का फाइनल प्रोडक्ट है विद मोल उठा लो उसको, 2 वो भी लिख लिया। NOF। अब मैं यहाँ पे और क्या लिखूं, बस ये बता। यहाँ पे मैंने NO लिखा है। NO लिखा है, सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है, हाँ क्योंकि देखो वहां ना, पे मैं एक इसमें एक क्या मोल है उसका करूँ NO कि, का बन रहा हाँ था, राइट पे एक 2 मोल NO NO का था। और हाँ, 1 F है, तो फिर तो मैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा। NO लिखूंगा। हाँ कंप्लीट हो गया, सही है सलमान, आ गई ये समझ बात। जी सर। बस ऐसे ना ये 2 ही क्वेश्चन टिपिकल काम है ग्राफ वाला ना, वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, इस तरह से ऑनलाइन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है उसको, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट इसको सर को करें। एक छोटा सा करा दें ग्राफ वाला, क्योंकि मैं भी यार करूंगा अभी सवालात, इसलिए। फायदा नहीं है, अभी स्टार्ट करेंगे ना तो वो बिल्कुल भी आधे 25% नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे उसको।